हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पार्ट। इसको मैं दो वीडियो में कवर करवा दूंगा। पिछली वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने सेक्शन देखा था 124 और 125। ठीक है। अब इसके बाद के जो सेक्शन है वो जनरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में है, जो कि 126 से लेकर 147 तक के हैं। अब देखिए, इसका जनरली हम पार्ट पहले एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि श्योरिटी कौन होता है, प्रिंसिपल डेटर कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है। तो एक मैंने स्लाइड ले ली खाली। देखिए, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान के चलिए दो पर्सन है, एक तो एक्स है और एक वाई है। वाई एक्स से लोन की डिमांड करता है। किसकी डिमांड करता है? डिमांडेड है लोन। ऐसे लिख दिया मैंने कि वाई एक्स से लोन की डिमांड कर रहा है, लेकिन एक्स को क्या लग रहा है कि यार ये पर्सन है ना पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पेमेंट स्टेटस कुछ अच्छा नहीं है, उसकी गुडविल इतनी अच्छी नहीं है। अब देखिए, वाई और एक्स का एक कॉमन फ्रेंड है जेड। वो वाई का बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ठीक है। तो वो वाई के बिहाफ पे क्या करता है, एक्स को प्रॉमिस कर देता है, एक्स को गारंटी देता है कि अगर वाई पे नहीं कर पाएगा तो मैं पे कर दूंगा। तो यहाँ पे देख हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स ने लोन दिया वाई को, एडवांसेस ए लोन टू वाई। ठीक है। अब देखिए, गारंटी किसने दी? जेड ने गारंटी दे दी। किसको दे दी? एक्स को। सीधी सी बात कि अगर वाई लोन पे नहीं करेगा तो जेड क्या बोल रहा है, मैं पे कर दूंगा। इफ़ लोन नॉट पेड बाय वाई देन पेड बाय मी। ठीक, यही होगा कि अगर वाई लोन को पे नहीं कर पाएगा तो जेड क्या बोलता है, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, मैं प्रॉमिस देता हूँ। तो यहाँ पे किसने प्रॉमिस दिया है? जेड ने प्रॉमिस दिया है। तो जेड ने एक तरीके से गारंटी दी है, किसके बिहाफ पे? वाई के बिहाफ पे। तो आप देख सकते हैं कि जो लोन दे रहा है वो जनरली क्या कहलाता है? क्रेडिटर। सीधा सा पार्ट। ठीक है। जिसने लोन लिया है वो जनरली कहलाएगा प्रिंसिपल डेटर। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल डेटर। और जिसने गारंटी दी है उसको क्या बोलते हैं? श्योरिटी। गारंटर बोलते हैं ना, तो जनरली इसको बोलते हैं इस टर्म में श्योरिटी, SURETY, श्योरिटी। जिसने एक तरीके से गारंटी दी है किसी और पर्टिकुलर पर्सन के बिहाफ पे, एक थर्ड पार्टी को। हम बोल सकते हैं कि एक्स को गारंटी दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरली तीन कॉन्ट्रैक्ट बन के आ रहे हैं। एक्स और वाई के बीच में हो गया, वाई और जेड के बीच में भी हो गया और एक्स और जेड के बीच में भी हो गया, जिसको आगे डिटेल में हम कवर करेंगे। लेकिन देखिए, मैंने क्या बोला कि वाई की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जेड की रेपुटेशन अच्छी है और जेड एक्स को भी जानता है और जेड वाई को भी जानता है। तो जेड ने वाई के बिहाफ पे एक्स को गारंटी दे दी कि भाई दे दे इसको लोन, मैं कर दूंगा पेमेंट अगर ये नहीं पे कर पाएगा। तो इसका मतलब जेड ने गारंटी दे दी। नॉर्मल सा ये पार्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यही बोल रखा है पॉइंट में, एक एक करके हम आते जाएंगे और आपको समझ में भी आते जाएंगे। देखिए, बोल रहे सेक्शन 126 डिफाइंस द एक्सप्रेशन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट। ये बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इस पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया तो उस केस में प्रॉमिस कौन दे रहा है? जेड दे रहा है कि भाई अगर ये पे नहीं कर पाएगा तो मैं पे कर दूंगा। किसको? एक्स को पे कर दूंगा। जेड यही तो बोल रहा है। तो जेड एक तरीके से प्रॉमिस कर रहा है, मैंने यही बताया आपको। या जो भी लाइबिलिटी वाई की है वो कौन डिस्चार्ज करेगा? जेड डिस्चार्ज करेगा एक्स को। ओके, तो सिंपल सा पार्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही दे रखा था कि अगर डिफॉल्ट होता है तो उस केस में प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा पर्सन, या एक तरीके से क्या करेगा? लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेगा, जिसे हम बोलते हैं श्योरिटी। तो यहाँ पे देखिए, कंपोनेंट में ये दे रखा है कि श्योरिटी का मतलब क्या है? द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड एज द श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर, द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। देखिए, सीधी सी बात है, जो डिफॉल्ट करेगा तब जाके ही तो श्योरिटी की लाइबिलिटी का पार्ट अराइज होगा, जिसने श्योरिटी दी है। तो हमारे एग्जाम्पल में जनरली क्या होगा? जेड कब आएगा? जब वाई डिफॉल्ट करेगा, जब वाई पे नहीं कर पाएगा तब जाके ही तो जेड आएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे यही तो बोल रहा है कि श्योरिटी कौन है? जिसने गारंटी दी है। प्रिंसिपल डेटर कौन है? जो डिफ़ॉल्ट कर सकता है, जिसके डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस हो सकते हैं, जिसने एक तरीके से क्या कर रखा है? लोन ले रखा है। आप इस एग्जाम्पल में ये भी बोल सकते हैं कि एक्स ने वाई को माल बेचा, लेकिन एक्स को डाउट लग रहा है कि यार मैं इसको माल बेचूंगा तो क्या पता है मुझे पेमेंट न कर पाए। तो जनरली वो वाई को क्या बोलेगा? आप गारंटी लेके आओ। तो यहाँ पे एक जेड पर्सन है, वो गारंटी दे देता है एक्स को कि भाई इसको माल दे दे। ठीक है, जो भी ये ऑर्डर मांग रहा है वो जनरली इसको दे दे। अगर ये पेमेंट नहीं कर पाएगा तो जेड क्या बोलता है? मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे जनरली जो सप्लायर है वो कौन है? एक्स। तो यहाँ पे हम इसको जनरली क्या बोलेंगे? क्रेडिटर बोलेंगे। और वाई को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डेटर, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी पहले है। देखिए, प्रिंसिपल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले लाइबिलिटी इसकी ही अराइज होगी। जो क्रेडिटर है सबसे पहले पैसे किससे मांगेगा? प्रिंसिपल डेटर से। ठीक है। उसके बाद अगर ये डिफॉल्ट कर देता है तो उसके बाद वो पैसे किससे मांगेगा? श्योरिटी से
मांगेगा। तो इसलिए इसको प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं। फिर ये श्योरिटी जो गारंटी देने वाला हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर में पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर। पर्सन जिसको गारंटी दी गई है, तो आपको पता है कि यहाँ पे किसको गारंटी दी गई है, एक्स को गारंटी दी गई है जेड के बिहाफ पे। जेड ने गारंटी दी है कि भाई अगर वाई पे करेगा तो मैं पे कर दूंगा। सीधी सी बात, नॉर्मल पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में आप देख सकते हैं, मिस्टर एक्स एडवांसेस अ लोन ऑफ 25,000 टू मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड प्रोमिसेस दैट इन केस मिस्टर वाई फेल्स टू रीपे द लोन देन ही विल रीपे द सेम। तो आप इसमें ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे मैंने भी एग्जांपल, देखो मैंने जानबूझ के एग्जांपल वही बताया, क्योंकि क्या होगा कि फिर मैं अलग एग्जांपल बताता फिर ये बताता तो टाइम वेस्ट होता। आप फिर खुद भी बना सकते हैं कि ए है और बी है। आपको पता है कि ए क्या कर रहा है, बी को माल बेचने की कर रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि बी एक तरीके से उसका पेमेंट स्टेटस अच्छा नहीं है, वो कभी कभी क्या करता है डिफ़ॉल्ट कर देता है। तो उस केस में वो क्या बोलता है ए बी को कि आप गारंटी लेके आओ। तो आपको पता है कि उनका एक कॉमन फ्रेंड है सी, ठीक। तो वो जनरली ए को क्या बोलता है कि भाई इसको दे दे, जो भी इसने माल मांगा मैं क्या करूँगा गारंटी दे दूंगा। तो देखिए आप खुद भी एग्जांपल बना सकते हैं, सिंपल से एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक्स क्या कर रहा है, 25,000 का वाई को लोन दे रहा है और जेड प्रॉमिस कर रहा है कि अगर वाई पे नहीं कर पाएगा 25,000 रुपये तो मैं पे कर दूंगा तेरे को, ठीक है। तो ये देखो क्या बोल रहा है, इन दिस केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मिस्टर एक्स इज ए क्रेडिटर, क्योंकि जिसने लोन दिया। मिस्टर वाई क्या है, प्रिंसिपल डेटर, और जेड क्या है, श्योरिटी, क्योंकि जेड ने गारंटी दी है किसको, एक्स को, कि अगर वाई पे नहीं कर पाएगा तो मैं पे कर दूंगा। देखिए तो याद रखना कि इस जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं इसमें मैं ये भी बता देता हूँ कि जब आपने देखा तो एक कॉन्ट्रैक्ट तो ये बना एक्स और वाई के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में। देखिए अगर माल बेचने का होता तो वो सेल ऑफ गुड्स का होता, यहाँ पे लोन देने का है तो जनरली आप देखोगे बिजनेस से रिलेटेड एग्रीमेंट होंगे। गारंटी तो हर चीज़ में हो सकती है। आप देखिए आसपास, आपके आसपास भी गारंटी होती है। जैसे कोई पर्सन आता है, आपको पता है कि वो अच्छा पर्सन है और उसकी शादी का रिश्ता आया, तो कई लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसकी गारंटी मैं देता हूँ, अच्छा पर्सन है, ये कुछ भी नहीं करता, इसका बिहेव भी अच्छा है, पर्सन भी अच्छा है, ये कोई नशा नहीं करता। तो ये जनरली गारंटी का पार्ट ही हुआ ना। लेकिन यहाँ पे हम बिजनेस कमर्शियल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें एग्जाम्पल भी उसी अकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं। तो देखिए एक्स और वाई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वैसे आप देख सकते हैं कि देखिए जेड और एक्स के बीच में भी हुआ है, एक्स एंड जेड के बीच में आप देख सकते हैं इस वाले पार्ट के लिए। तो यहाँ पे जनरली किसका एग्रीमेंट हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पार्ट हुआ, ठीक। एक ये पार्ट हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो एक तरीके से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो होता ही है बिजनेस से रिलेटेड, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट एक हो गया। अब देखिए इसके अलावा वाई और जेड के बीच में, वाई और जेड के बीच में जो हुआ है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने इंडेमनिटी कवर किया था तो उसमें क्या था, जनरली दो ही पार्टी होती हैं, ठीक है, और एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करते हैं तो उसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट निकल के आते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब देख सकते हैं वाई और जेड जो फ्रेंड थे उनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट आ गया। अब देखिए याद रखना कि इसमें कौन इंडेमनीफायर और कौन इंडेमनिटी होल्डर होगा। तो आप उल्टा ले लेते हैं पार्ट को। आप जनरली क्या सोचते हैं कि ये इंडेमनिटी होल्डर और ये इंडेमनीफायर, ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि देखिए जेड तो एक तरीके से क्या बन गया, श्योरिटी बन गया ना, किसके लिए, एक्स के लिए। अब देखिए अगर वाई ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, वाई ने, तो जेड एक्स को पैसे दे देगा, तो जेड की जेब से पैसा गया, पेड किया उसने, अमाउंट गया। तो सीधी सी बात है जो भी उसका लॉस हुआ उसको कौन बॉन्ड करेगा, वाई तो करेगा ही। ये थोड़ी कि फिर तो वाई तो क्या करेगा, हमेशा मजे ले लेगा कि भाई 5 लाख का लोन ले लिया, फिर क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट कर देगा, जिससे पे नहीं करेगा तो वो जेड को पे करना पड़ेगा। आपको पता है जेड एक्स को पे करेगा जाके, तो वाई तो छूट गया। वाई तो क्या आराम से मज़े कर रहा है, ऐश कर रहा है, तो ऐसे तो वो सबसे करता रहेगा। तो देखिए ऐसा नहीं होगा। आपको पता है कि तब उस केस में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट आएगा, और जो वाई होगा वो कहलाएगा इंडेमनीफायर। याद रखना क्या कहलाएगा, इंडेमनीफायर। और जेड क्या होगा, इंडेमनिटी होल्डर, क्योंकि जेड ने पेमेंट किया है। और आपको पता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करते हैं तो एक के लॉस को अच्छा बनाया जाता है, कहने का मतलब उसके लॉस को प्रोटेक्ट किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है। तो सीधी सी बात है जेड ने जो पेड किया है उसको उसको फिर वापस से पेमेंट कौन करेगा, वाई देगा, कि भाई जो भी आपका नुकसान हुआ है मैं देने के लिए तैयार हूँ बाद में, ठीक है। इसलिए आप गारंटी दीजिए। तभी तो जेड क्या कर रहा है, वाई के बिहाफ पे गारंटी दे रहा है, ऐसी थोड़ी फ्री में गारंटी दे रहा है, क्योंकि जेड को पता है कि बाद में वाई कभी ना कभी तो पेमेंट करेगा। तो आपको पता है कि इनके बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट हो गया। और देखिए कभी याद रखना कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलते हैं तो उसमें जनरली क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कभी कभी एग्जाम में आ भी सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्लस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट,
मिला के क्या बनता है, लिख लेता हूँ एक बार। अब ठीक है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्लस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला के क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पार्ट बनता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपको पता है कि फ्यूचर में जो इवेंट होगा या नहीं होगा, हैपन या ना होने, हैपन और नॉट हैपन, होने या ना होने पर डिपेंड होता है जनरली ये। तो जैसे आपको पता है कि आपको जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कि एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, आपको पता है कि एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, क्लेम देगी, जनरली ये पार्ट आता है। तो आपको पता है कि उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्लस कंटीजेंट दोनों का पार्ट है, तो तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पार्ट बन जाता है, जब दोनों का पार्ट एक साथ हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एसेंशियल एंड लीगल रूल्स दे रखे हैं फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कह रहा है मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है कि देखिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। इस तरीके से आपने सारे पार्ट कवर किए थे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट में, तो वो सारे के सारे एसेंशियल होने चाहिए। क्योंकि देखिए जब भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसमें अलग से प्रोविजन आते हैं, लेकिन याद साथ में याद रखना कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट है वो भी सारे इसमें आएंगे ही आएंगे। तो देखिए जो पुराने आपने कवर किए पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नॉर्मल पार्ट में, तो वो सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ऑल द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, अब देखिए याद रख लेना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या हो गया, सिर्फ एक ही पार्टी होती है, यानी एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो पार्टी होती है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी आ जाती है, तो उस केस में क्या होता है, ट्राई पार्टेट एग्रीमेंट हो जाता है, मतलब तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। ठीक है, ट्राई पार्टेट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, यानी तीन तरफा कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया एक्स और वाई के बीच में बना, एक्स और जेड के बीच में बना, और लास्ट में वाई और जेड के बीच में भी बन गया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट हो गया। इस तरीके से मैंने आपको कवर कराया। आप कोई सा खुद का भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। एक्सेप्शन में देखिए क्या बोल रहा है, अभी मैंने बोला कि जनरली देखिए कंसीडरेशन होना चाहिए, तो आपको पता है कि एक अमाउंट के फॉर्म में कंसीडरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि सेक्शन 127 प्रोवाइड्स दैट एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर मे बी ए सफिशिएंट कंसीडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग गारंटी। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगर एक प्रिंसिपल डेटर को बेनिफिट हो रहा है किसके फॉर्म में, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉमिस के फॉर्म में, या उसके लिए कुछ भी किया जा रहा है, तो वो एक तरीके से श्योरिटी के लिए सफिशिएंट कंसीडरेशन होगा कि भाई आपने जो प्रॉमिस दिया है, अब देखिए प्रॉमिस किसने दिया है, श्योरिटी ने दिया है, तो वो प्रिंसिपल डेटर के लिए बेनिफिट है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको पता है कि यहाँ पे अगर जेड गारंटी ही नहीं देता, जेड गारंटी ही नहीं देता एक्स को, तो वाई का बेनिफिट ही नहीं होता, वाई को लोन मिलता ही नहीं। तो वाई का बेनिफिट क्या है कि एक्स से वाई को लोन मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, जेड रिक्वेस्ट कर रहा है एक्स को। देखिए वापस से एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ ले लेते हैं एक बार, कि मान के चलिए एक्स क्या कर रहा था, वाई को गुड्स सेल करने वाला था। ठीक है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट किसने करी, जेड ने करी, कि भाई इसको सेल कर ले, यानी ये जो भी ऑर्डर दे रहा है पर्टिकुलर वो लिख ले और जो माल है इसको डिलीवर कर दे। तो यहाँ पे जेड ने रिक्वेस्ट करी। ठीक, तो जेड के लिए जो सफिशिएंट कंसिडरेशन वो क्या है, जो वाई का बेनिफिट है, जो प्रिंसिपल डेटर का बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर याद रख लेना, वही वही जेड का सफिशिएंट कंसिडरेशन होगा। तब जाके ही एक्स माना, किसके बिहाफ पे, जेड के बिहाफ पे, नहीं तो एक्स मानता ही नहीं। उसको तो क्या लग रहा था कि वाई की गुडविल ही नहीं है, और वाई का क्या है, पेमेंट में बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट रहता है, तो क्या पता वो पेमेंट ना करे। तो यहाँ पे जो बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर है वही हमारा क्या होगा, जो श्योरिटी है उसका कंसिडरेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर इज ए सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। तो वही श्योरिटी के लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन होगा जो कि प्रिंसिपल डेटर ने कंसिडरेशन रिसीव किया है। इसका मैंने नीचे एग्जाम्पल भी कवर किया है, तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। कह रहा है इफ इवन प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वैलिड, लेकिन अगर श्योरिटी इनकम्पिटेंट होगा तो गारंटी इज वॉइड। देखिए आपको पता है कि मेजर होना चाहिए और अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, तो आपको पता है कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, कि अगर प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पार्ट तो रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो किसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में। एक्स कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया, और जेड कौन हो गया, श्योरिटी हो गया, जिसने वाई के बिहाफ पे क्या दिए, गारंटी दी है। किसको दी है, जेड ने किसको दी है, एक्स को गारंटी दी है। आपको पता है गारंटी टू एक्स, ये लिख लेता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। और आपको पता है कि ये जनरली क्या है, प्रिंसिपल डेटर है, ये मैंने बता दिया वाई। तो आप देख सकते हैं कि जेड ने गारंटी दी है वाई के बिहाफ पे एक्स को, तो उस केस में अगर वाई क्या है, इनकम्पिटेंट पर्सन है, क्या है, इनकम्पिटेंट पर्सन है, अगर अनसाउंड माइंड है, या एक तरीके से लॉ के थ्रू उसको क्वालिफाई नहीं किया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता,
तो तब भी जनरली क्या है, हम बोल सकते हैं कि गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट तो एक्स और जेड के बीच में रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर जेड इनकम्पिटेंट हो जाता है, अगर जेड इनकम्पिटेंट पर्सन हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पार्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये बोल रखा है, आप देख सकते हैं, इवन इफ प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट, गारंटी वैलिड है, क्योंकि गारंटी का जो एग्रीमेंट हुआ वो किसके बीच में हुआ है, वो हुआ है एक्स और जेड के बीच में। किसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में, न कि एक्स और वाई के बीच में। उनके बीच में तो अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तो उस केस में क्या बोल रहा है, बट इफ श्योरिटी इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वॉइड। अगर श्योरिटी इनकम्पिटेंट है, श्योरिटी अनसाउंड माइंड है, श्योरिटी की माइनर एज है, या हम बोल सकते हैं कि कोई अनलॉफुल पार्ट है, तो तब हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पार्ट आएगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जो बोल रखे हैं जनरली वो किसके एग्जाम्पल बोल रखे हैं, ऊपर वाले पॉइंट के, सफिशिएंट कंसिडरेशन के। तो एक बार पढ़ के देख लीजिए क्या बोल रहा है। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट, ए एग्रीड टू डू सो प्रोवाइडेड सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स। देखिए जहाँ पे रिक्वेस्ट का पार्ट आ गया, जहाँ पे प्रॉमिस का पार्ट आ गया, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए ए बी को सेल करेगा, बी क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट, ए एग्री टू डू सो प्रोवाइडेड सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। ए क्या बोल रहा है कि ठीक है मैं बी को गुड्स देने के लिए तैयार हूँ, बी ने जो रिक्वेस्ट की है, लेकिन अगर सी गारंटी दे देता है तो यहाँ पे देखिए सी प्रोमिसेस टू गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ एस प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स। तो सी ने प्रॉमिस किया कि अगर बी डिफॉल्ट करता है पेमेंट में तो मैं ए को पेमेंट कर दूंगा जो भी गुड्स ए ने डिलीवर किए हैं उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस। तो यहाँ पे श्योरिटी के लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन क्या है, जो बी को बेनिफिट मिल रहा है। बी को क्या बेनिफिट मिल रहा है कि ए ने उसको गुड्स डिलीवर किए हैं, तो वही एक तरीके से क्या होगा, सी के लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट का पार्ट आ रहा है, यहाँ पे प्रॉमिस का पार्ट आ रहा है। वैसे बी वाले पार्ट में देखिए ए सेल्स एंड डिलीवर गुड्स टू बी, यहाँ पर देखिए गुड्स डिलीवर हो गए हैं, यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट की गई है, तो यहाँ पर अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं हुए। लेकिन दूसरे एग्जांपल में क्या हो गया, ए ने बी को डिलीवर्ड कर दिए हैं गुड्स, ठीक है। और उसके बाद सी क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है ए को, जो सी गारंटी देने वाला है वो क्या बोल रहा है, देखिए टू फॉरबियर टू स्यू बी फॉर द डेट फॉर ए 1 ईयर। देखिए अब सीधी सी बात है, बी क्या कर रहा है, अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा। मान के चलिए कि ए ने 2 महीने की उधार दी, माल बेच दिया, उसके बाद पैसे नहीं आए, तो जनरली ए बी को नोटिस भेजता है और बोलता है कि मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। लेकिन सी आ जाता है और बोलता है कि भैया इसको थोड़ी सी क्या होती है, डिफिकल्टी हो रही है फाइनेंशियल, तो 1 साल का टाइम दे दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर ये नहीं कर पाता तो आपको केस करने की जरूरत नहीं है, मैं पे कर दूंगा। सी ऐसे बोल रहा है ए को, एंड प्रोमिसेस दैट इफ ही डज सो, अगर वो ऐसा करता है, तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से सी रिक्वेस्ट कर रहा है ए को, और यहाँ पे देखिए सी क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है और बोल रहा है अगर वो ऐसा करता है तो सी विल पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट बाय बी। तो अगर क्या करता है, बी डिफॉल्ट करता है, तो उस केस में जो पेमेंट है वो सी कर देगा। सी ऐसे दे रहा है गारंटी। तो यहाँ पे देखिए सी अभी भी क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है। सी विल पे फॉर देम इन डिफॉल्ट, यही बोल रहा है, तो गारंटी दे रहा है। और सी ये भी बोल रहा है कि एक बार क्या करो, बी को माफ़ कर दो 1 साल के लिए, अगर 1 साल के अंदर वो पेमेंट नहीं करता तो मैं सारा का सारा पेमेंट करूंगा। ए एग्रीज टू फॉरबियर एज रिक्वेस्टेड, दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस। तो आपको पता है कि बी को क्या बेनिफिट हो गया कि भाई उसको 1 साल तक पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है कि सी के लिए वो सफिशिएंट कंसिडरेशन हो गया। इस तरीके से सिंपल एग्जाम्पल सोच के करिए। आप लाइन देखिए कि पर्टिकुलर क्या बोल रहा है, उसके बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। सी देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये पर्टिकुलर केस क्या है, सफिशिएंट कंसिडरेशन का नहीं बन रहा। ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, तो यहाँ पे भी आपको पता है कि गुड्स डिलीवर हो चुके हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, सी आफ्टरवर्ड्स विदाउट कंसिडरेशन एग्रीज टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी। तो यहाँ पे देखिए कोई प्रॉमिस का पार्ट नहीं आया, कोई रिक्वेस्ट का पार्ट नहीं है। सी ने क्या बोला कि बी को गुड्स डिलीवर कर दिए। अब आपको पता है कि सी क्या बोल रहा है कि ठीक है अगर डिफ़ॉल्ट होता है बी के बिहाफ पे तो मैं पे कर दूंगा। तो एग्री हो गया, बिना किसी कंसीडरेशन का पार्ट आया। तो यहाँ पे देखिए ना रिक्वेस्ट का पार्ट आया, यहाँ पे देखिए अभी गुड्स डिलीवर नहीं हुए थे, तो एक ये पार्ट था। तब जाके गारंटी का पार्ट आया कि भाई गुड्स तो अभी डिलीवर होने हैं, तो बीच में ही गारंटी किसने दे दी, सी ने दे दी। यहाँ पे देखिए गुड्स डिलीवर हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि जो पर्टिकुलर बी पर्सन है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा था, आपने ये देखा था। तो उस केस में आपको पता है कि सी गारंटी देता है कि हाँ इसको 1 साल के लिए माफ़ कर दो, थोड़ा बीच में रोक लो, डेफर कर दो। अगर ये नहीं कर पाता 1 साल बाद तो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे तो देखिए सीधा आ गया, बिना कंसिडरेशन के सी क्या हो गया, पे करने के लिए तैयार हो गया। अगर बी डिफ़ॉल्ट करता है तो यहाँ पे एग्रीमेंट वॉइड होगा। देखिए एग्रीमेंट ए बी के बीच में तो है, लेकिन मैं क्या बोलूँगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पार्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसिडरेशन का पार्ट ही नहीं है, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट का पार्ट नहीं है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रॉमिस का पार्ट नहीं है, यहाँ पे इसलिए ये पार्ट आ रहा है। अब देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, प्राइमरी लायबिलिटी ऑफ सम पर्सन। तो आपको मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले जो प्राइमरी लायबिलिटी होती है, जब भी आप देख रहे हो कि एक्स और वाई है, कि मैंने एग्जांपल बताया जेड गारंटी दे रहा है, तो प्राइमरी लायबिलिटी किसकी बनती है, प्रिंसिपल डेटर की ही बनती है। अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है तब जाके किसकी आती है, जेड की आती है, जिसने क्या दी है, गारंटी दी है। याद रखना, इस तरीके से आपको समझना है। तो देखिए प्राइमरी लायबिलिटी किसकी बनती है, प्रिंसिपल डेटर की ही बनती है, जिसने माल लिया है, जिसने लोन लिया है एक तरीके से, यानी जिसकी लायबिलिटी सबसे पहले अराइज होगी, तभी तो उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल डेटर। तो देखिए प्रिंसिपल डेटर मस्ट बी प्राइमरी लायबल। हाउएवर इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वैलिड, तो आपको ये बताया था। डेट मस्ट बी लीगली एनफोर्सिबल, सीधी सी बात है, जो लोन दिए हैं तो आपको पता है कि वो लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उसमें जनरली क्या लीगल एलिमेंट तो होना ही चाहिए। कहने का मतलब है टाइम बार्ड नहीं होने चाहिए। आपको पता है कि देखिए जैसे एक्स ने वाई को क्या करा, लोन दिया, और उसके बाद आपको पता है कि 3 साल तक एक्स ने कुछ भी उससे नहीं मांगा और न उसके खिलाफ कोर्ट में केस किया, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, 3 साल बाद वो कोर्ट में केस नहीं कर सकता। 3 साल के अंदर वो चाहे तो रिकवर कर सकता है, और अगर पर्टिकुलर पर्सन नहीं दे रहा तो कोर्ट में केस कर सकता है। लेकिन 3 साल हो गए तो उसके बाद क्या बोलते हैं, टाइम बार डेट वो बन जाता है। तो ये बोल रहा है कि वो टाइम बार डेट नहीं होना चाहिए। फिर देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंडीशनल। देखिए कंडीशनल कैसे होगा, क्योंकि आपको बताया कि लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी क्या सेकेंडरी है एंड कंडीशनल है। कंडीशनल कब आ गई, तो आप देख सकते हैं कि श्योरिटी क्या बोलेगा, जेड क्या बोलेगा। देखिए अगर मैंने बोला कि एक्स ने वाई को कितने का 5 लाख का लोन दिया, लेकिन जो जेड है वो गारंटी क्या बोल रहा है कि भाई मैं 4 लाख तक की ही गारंटी दे रहा हूँ। अब सीधी सी बात है, अगर एक्स को वाई से पैसे नहीं मिले तो वो जेड से सिर्फ ओनली 4 लाख ही ले सकता है। तो पहले प्रिंसिपल लायबिलिटी किसकी बनी, इसकी, प्राइमरी लायबिलिटी इसकी बनी, फिर सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी बनी, जेड की बनी, लेकिन कितने हद तक, 4 लाख तक की ही बनी। तो आपको पता है कि ये कंडीशनल भी हो सकती है, और जेड क्या बोलेगा कि मैं इतना अमाउंट देने के लिए ही तैयार हूँ, या 1 साल तक की ही लायबिलिटी बियर करने के लिए तैयार हूँ, कि अगर वो 1 साल तक में दे देता है तो ठीक है, 1 साल बाद अगर वाई नहीं दे पाता तो मेरी कोई भी गारंटी नहीं रहेगी। तो देखिए आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अलग अलग टर्म्स भी हो सकती है, कंडीशनल भी ये हो सकता है। तो देखिए आपको पता है कि श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होगी, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर अगर डिफॉल्ट करेगा तब जाके श्योरिटी की लायबिलिटी बनेगी, और साथ में कंडीशनल भी है, उसमें कंडीशन भी जोड़ी जा सकती है। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइजेज ओनली, देखिए बोला ना, इफ द प्रिंसिपल डेटर्स मेक्स ए डिफॉल्ट, सीधी सी बात। फिर फोर्थ, नो मिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक्स ने वाई को लोन दिया और आपको पता है कि जेड ने गारंटी दे दी, तो एक्स ने जो भी लोन दिया उसके बारे में मिस रिप्रेजेंट किया, जो फैक्ट्स हैं उसको छुपाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक्स और जेड के बीच में जो भी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, द क्रिएटर शुड डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स विच आर लाइकली टू अफेक्ट द श्योरिटीज लाइबिलिटी, यानी जो जेड की लाइबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, तो एक्स को वो सारी चीज़ें बतानी है। जब भी उसने क्या करा, वाई को लोन दिया, तो वो जेड को सारी चीज़ें बताएगा। तभी तो वाई क्या कर रहा है, तभी तो सॉरी जेड क्या कर रहा है, वाई के बिहाफ पे गारंटी दे रहा है। किसको गारंटी दे रहा है, एक्स को गारंटी दे रहा है। देयर मस्ट नॉट बी एनी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, तो फैक्ट्स को छुपाया नहीं जाना चाहिए। अब देखिए फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो एक्स और जेड के बीच में है, ओरली भी बोल दिया, जेड बोलता है ठीक है मैं 5 लाख की गारंटी दे रहा हूँ, 10 लाख की गारंटी दे रहा हूँ, तो ओरली दे रहा है। एक रिटर्न पेपर होगा, आपको पता है A4 साइज़ का पर्टिकुलर स्टैम्प पेपर, लीगल पेपर हो गया, उस पर भी गारंटी दी जा सकती है। तो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज, देखिए कभी कभी क्या होता है, आप रियल एग्जाम्पल की बात कीजिए तो उसमें क्या होता है, पर्सन होते हैं। अब जरूरी नहीं कि देखिए जैसे 10 लाख का लोन है, एक्स ने वाई को दिया, तो उसकी सारी की सारी गारंटी जेड दे सकता है। तो जेड बोलता है कि मेरा एक दोस्त है ए, वो भी को श्योरिटी बनेगा, तो 5 लाख की गारंटी दे रहा है, 5 लाख की गारंटी मैं दे रहा हूँ। देखिए आगे और टिपिकल पार्ट आएगा जो कि अगली वीडियो में आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखे हैं एक तरीके से आप देखोगे तो ऊपर जब आपने कवर किए, 1 मिनट, एसेंशियल एंड लीगल रूल्स, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी एक तरीके से ऐसे कवर कर रहे हैं कि जब एग्जाम में क्या होते हैं 4 पॉइंट आते हैं या 5 पॉइंट आते हैं, उसमें से बोलता है कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट में पता होना चाहिए कि अगर कोई को श्योरिटी ज्वाइन हो गया और वो बीच में ही छोड़ के चले गया, तो तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पार्ट नहीं होगा। गारंटी बाय श्योरिटी इज नॉट वैलिड, वो वैलिड नहीं कहलाएगी। देखिए आपको पता है कि क्योंकि ए बीच में ही छोड़ के चले गया, तो यहाँ पे देखिए जब जेड के साथ ए भी ज्वाइन कर रहा है तो वो लास्ट तक रहे, ये बोलना चाहता है, वो लास्ट तक रहे। आपको पता है कि अगर वाई डिफॉल्ट करता है तो एक्स को जो पैसा लेना है वो किससे लेना पड़ेगा, जेड और ए से लेना पड़ेगा इक्वली।
क्या लेना पड़ेगा, इक्वली। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है गारंटी बाय ए श्योरिटी इज नॉट वैलिड इफ ए कंडीशन इज इम्पोज बाय ए श्योरिटी दैट सम अदर पर्सन मस्ट ऑल्सो ज्वाइन एज ए को श्योरिटी। तो कि श्योरिटी ने क्या बोला कि दूसरा कोई पर्सन भी उसके साथ जुड़ेगा, बट सच अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन एज को श्योरिटी, तब जाके वो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है याद रखना। देखिए को श्योरिटी जुड़ सकता है, लीगल है बिल्कुल, लेकिन को श्योरिटी बाद में मना कर देता है, कह रहा है बट सच अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन एज ए को श्योरिटी। तो उस केस में तो इसको नुकसान हो जाएगा ना एक्स को, कि एक्स को उसको पूरा पेमेंट नहीं मिल पाएगा, और एक्स ने जो भी किया है, गुड्स डिलीवर किए हैं, जो भी लोन दिया है, तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो उस केस में आपको पता है कि को श्योरिटी जुड़ना चाहिए और लास्ट तक कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहिए। अगर वो बीच में हट गया तो उस केस में गारंटी को वैलिड नहीं कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। इसमें देखिए क्या दे रखा है, देखिए अब इसमें बोल रहा है नेचर और एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी में सबसे पहला श्योरिटीज लाइबिलिटीज को एक्सटेंसिव विद लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। देखिए को एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, सेम लिमिट में इक्वली एक तरीके से प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी के साथ जा रही है श्योरिटी की लाइबिलिटी, यानी जितनी प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी होगी उतनी ही श्योरिटी की लाइबिलिटी होगी, जो कि वो क्रेडिटर को देगा। किसको देगा, क्रेडिटर को। इसको हम एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि देखिए एक एक्स पर्सन और एक वाई पर्सन है। यहाँ पे एक्स ने क्या लिखा, बिल लिखा BR, वाई के लिए क्या हो गया BP, आपको पता है, और एक्स के लिए क्या हो गया BR हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि एक्स क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि उसको पैसे चाहिए। मान लीजिए कि 2 महीने का बिल लिखा कि 2 महीने बाद जो 50,000 का बिल है वो आपको पेमेंट करना है मेरे ऑर्डर पे, मुझको या किसी और पर्सन को। जनरली आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा उस टाइप से। तो आपको पता है कि वाई को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब देखिए एक जेड पर्सन है, वो गारंटी दे देता है एक्स को कि अगर ये वाई पे नहीं कर पाएगा तो उसके ब्याह पे क्या कर दूंगा, मैं पे कर दूंगा। अगर वाई नहीं पे कर पाएगा तो मैं पे कर दूंगा। अब देखिए सीधी सी बात है, मान के चलिए कि बिल क्या हो गया, उस डेट पे डिसऑनर हो गया। क्या हो गया, जो भी अमाउंट है जेड ने बोला वो मैं पे कर दूंगा, तो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने पे क्या हो गया, जेड की लायबिलिटी आ गई, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया। प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया। तो आपको पता है कि जो एक्स पर्सन है वो किसके पास जाएगा, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। और आपने सुना होगा नोटिंग चार्जेज, ये जनरली क्या होते हैं, यानी अटेस्टिंग के चार्जेस लग जाते हैं। तो मान के चलिए उस 50,000 के बिल पे 500 रुपये और लग गए, तो 50,000 प्लस 500 ये जेड की लायबिलिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है, तो प्रिंसिपल डेटर को कितने चुकाने हैं, 50,000 तो चुकाने थे, पर साथ में 500 रुपये भी देने पड़ेंगे। अब देखिए ये एग्रीमेंट किसके बीच में बन गया, वाई और जेड के बीच में भी बन गया, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया कि जेड ने 50-500 दिए तो बाद में वाई को भी देने पड़ेंगे। वाई बच नहीं सकता। वाई ये नहीं बोल रहा कि मुझे तो गारंटी मिली थी तो मैं तो भग जाऊंगा बिना पे करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है कि इसमें एडिशनल इंटरेस्ट के चार्जेस, डैमेज के चार्जेस भी जुड़ जाएंगे। अगर देखिए कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दे रखा तो बात अलग है। तो जनरल रूल क्या है, श्योरिटी इज लायबल फॉर ऑल द डेट पेबल बाय द प्रिंसिपल डेटर टू द क्रेडिटर। ठीक है, तो प्रिंसिपल डेटर द्वारा क्रेडिटर को 50 तो देने थे, लेकिन अगर वो कभी डिफॉल्ट करता है, कोई इंटरेस्ट का पार्ट हो गया, अगर लेट पेमेंट करता है, आपको पता है कि एक्स ने वाई को माल बेचा और बोला 3 महीने की उधार दे रहा हूँ, ठीक है, 3 महीने बाद भी अगर वाई पे नहीं कर पाया तो एक्स ने बोला था कि इस पे ब्याज लगेगा 5% पर मंथ की बेसिस पे, तो 5% पर मंथ का इंटरेस्ट वो भी क्या करना पड़ेगा, वाई को एक्स को देना पड़ेगा। लेकिन वाई तब भी पे नहीं कर पाता, तो जेड ने गारंटी दी थी, तो जेड क्या करेगा, एक्स को सारा अमाउंट देगा कि 50 का जो माल बेचा प्लस मान लो 2,000-3,000 इंटरेस्ट बन रहा है, वो भी जनरली देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट, डैमेज कॉस्ट एटसेट्रा में ऑल्सो भी रिकवर्ड फ्रॉम द श्योरिटी। तो श्योरिटी से ये भी रिकवर किया जा सकता है। एक्सेप्शन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रोवाइड अदरवाइज। इसका मतलब क्या है कि अगर कंडीशंस में, अगर टर्म्स एंड कंडीशन जो भी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अलग से लिखा हुआ है कि नहीं, जो मेन अमाउंट है, मेन एलिमेंट है, वही जनरली जेड श्योरिटी दे रहा है, जेड उसी की गारंटी दे रहा है, बाकी किसी की नहीं दे रहा, तो फिर वो बात अलग है, क्योंकि फिर वो एक्सेप्शन का पार्ट आ गया। एग्जांपल, ए गारंटी टू बी द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी। ए गारंटी देता है बी को द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी द एक्सेप्टर। तो सीधी सी बात है, बी ने बिल लिखा और सी ने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे ये केस है, सी एक्सेप्टर हो गया। बिल इज डिसऑनर्ड बाय सी, सी ने बिल को डिसऑनर कर दिया, तो इस केस में ए जो गारंटी दे रहा है श्योरिटी, वो लायबल है। कह रहा है ए इज लायबल नॉट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ बिल बट ऑल्सो फॉर एनी चार्जेस। जैसे मैंने बोल दिया नोटरी पब्लिक के चार्जेस, नोटिंग चार्जेस, उसके लिए भी वो लायबल होगा ए, विच में हैव बिकम ड्यू ऑन इट, जो कि ड्यू हो जाएंगे उसके ऊपर। तो उस केस में ए को क्या करना पड़ेगा, बिल का अमाउंट तो देना पड़ेगा, साथ में जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी देने पड़ेंगे। अब देखिए कमेंसमेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी, तो आपको पता है कि जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है इमीडिएटली, तो उसी वक्त श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। क्रेडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रेडिटर को ये नहीं कि पहले वो प्रिंसिपल डेटर को सू करेगा या प्रिंसिपल डेटर को नोटिस देगा, ऐसा नहीं है। सीधी सी बात है, क्रेडिटर को जो पैसा है वो सीधी सी बात है वो श्योरिटी से ले लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स और वाई की बात कर रहा हूँ और जेड ने गारंटी दी है,
तो यहाँ पे आपको पता है कि एक्स क्रेडिटर है, तो वो सीधी सी बात है सीधा जेड से ही मांगेगा, जेड से ही। अगर वाई डिफ़ॉल्ट करता है तो उस केस में जेड की लाइबिलिटी बन जाती है और एक्स सीधा जेड से ही मांगेगा। ये नहीं कि एक्स पहले वाई को नोटिस भेज रहा है या एक तरीके से उससे कोर्ट में केस कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, एक्स वाई को बोलेगा कि भाई पैसे कहाँ हैं, वो बोलेगा मेरे पास नहीं है, तो उस केस में आपको पता है कि जेड की गारंटी है, तो सीधा जेड की लाइबिलिटी बन जाएगी और एक्स सीधा जेड से मांगेगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। फिर देखिए बोल रहा है श्योरिटी लाइबिलिटीज में बी लिमिटेड, श्योरिटी में फिक्स ए लिमिट ऑन हिज लाइबिलिटी अप टू विच द गारंटी शैल रिमेन इफेक्टिव। देखिए ये नॉर्मल पार्ट है, आपको पता है कि श्योरिटी लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए, कंटिन्यूइंग भी हो सकती है। यार रखना, मे बी लिमिटेड का मतलब क्या है, एक फिक्स हो सकती है जिसमें टाइप्स ऑफ गारंटी का पार्ट आ जाता है, जिसमें हम बोलते हैं दो टाइप की गारंटी होती है, एक तो स्पेसिफिक होती है और एक कंटिन्यूइंग होती है। स्पेसिफिक मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर एक सेल के लिए मैंने गारंटी दी, ठीक है, और एक होती है कंटिन्यूइंग जिसमें मैंने क्या बोल दिया, एक साल तक जो भी सेल होगी, एक्स वाई को जो भी माल बेचेगा उसके लिए जेड जो गारंटी दे रहा है वो कंटिन्यूइंग गारंटी दे रहा है कि जितनी बार भी सेल होगी उसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि जब भी वाई अगर डिफ़ॉल्ट करेगा, जब भी वाई अगर डिफ़ॉल्ट करेगा तो जेड देने के लिए तैयार होगा, वो हो गई कंटिन्यूइंग। और एक स्पेसिफिक सिंगल ट्रांजेक्शन की जब भी गारंटी होती है तो वो एक तरीके से लिमिटेड हो गई। वैसे मान के चलिए कि अगर एक्स वाई को माल बेचता है 10 लाख का, लेकिन जेड जो गारंटी दे रहा है ओनली 8 लाख की, तो ये स्पेसिफिक 8 लाख तक की ही रहेगी। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर डिफ़ॉल्ट हो गया पूरे के पूरे 10 लाख का कि वाई 10 लाख पूरे नहीं दे पाया, तो जेड ओनली 8 लाख ही देगा, क्योंकि जेड ने जो गारंटी दी है वो ओनली 8 लाख की दी है। तो श्योरिटी में फिक्स ए लिमिट ऑन हिज लाइबिलिटी अप टू विच द गारंटी शैल रिमेन इफेक्टिव। वो 2 लाख को बियर करने के लिए तैयार नहीं होगा, यार ना, एक्स्ट्रा 2 लाख को, एक्स्ट्रा 2 लाख को बियर करने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर देखिए फोर्थ में, श्योरिटीज लाइबिलिटी में भी कंटिन्यूस, मैंने आपको बताया कि ट्रांजेक्शन जो हो सकते हैं वो कंटिन्यूस नेचर के भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने किसी पर्सन को अपॉइंट किया और उसको बोला कि आपको क्या करना है, मेरे बिहाफ पे मेरी जमींदारी का रेंट कलेक्ट करना है। ये मैंने एक एग्जांपल नीचे भी कवर किया है। यहाँ पे मान के चलिए बी ने किसको अपॉइंट किया, सी को अपॉइंट किया और बोला कि जो भी रेंट है वो आपको कलेक्ट करना है और मुझे पे कर देना है, ठीक है। और जो मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूँ वो किसकी गारंटी अपॉइंट कर रहा हूँ, ए पर्सन की, क्योंकि ए ने गारंटी दी है कि आप अच्छे हो कलेक्ट करने में और आप सारा रेंट कलेक्ट कर दोगे। तो अगर आप कलेक्ट नहीं कर पाते, डिफ़ॉल्ट कर देते हो, तो मैं ए से अमाउंट ले लूँगा, ठीक है। तो जब भी अगर सी रेंट कलेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो बी अमाउंट किससे ले लेगा, ए से ले लेगा। तो यहाँ पे ए श्योरिटी है, सी प्रिंसिपल डेटर हो गया कि अगर जब भी वो डिफ़ॉल्ट करता है तो उस केस में गारंटी कौन दे रहा है, ए गारंटी दे रहा है। ए किसको गारंटी दे रहा है, बी को गारंटी दे रहा है, क्योंकि बी का रेंट था, किसका रेंट था, बी का, तो बी क्रेडिटर हो गया, ये प्रिंसिपल डेटर हो गया और ए क्या हो गया, श्योरिटी हो गया। तो आपको पता है कि कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन क्यों हो गए, क्योंकि जब भी हर मंथ रेंट नहीं मिलेगा तो उस केस में जो बी है वो किससे रिकवर करेगा, ए से रिकवर करेगा। तो ये कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन हो गया, ये बार बार चलता गया। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रखा है। अब देखिए क्या दे रखा है, द श्योरिटी में एग्री टू बिकम लाइबल फॉर ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ कंटिन्यूस नेचर। तो आपको पता है कि इस केस में जो मैंने बताया, ए लाइबल हो सकता है कंटिन्यूस नेचर के ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके लिए मैं लाइबल हूँ। हाउर द श्योरिटी में फिक्स ए लिमिट ऑन हिज लाइबिलिटी अप टू विच द गारंटी शैल रिमेन इफेक्टिव, ए टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द गारंटी शैल रिमेन इफेक्टिव। 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके लिए फिक्स कर सकता है श्योरिटी कि मैं इतने साल के लिए लाइबल हूँ, मैं इतने पर्टिकुलर अमाउंट के लिए 50, 40 उसके लिए लाइबल हूँ, उससे ज़्यादा के लिए लाइबल नहीं होगा, ये भी फिक्स कर सकते हैं। फिफ्थ, श्योरिटी लाइबिलिटी में भी कंडीशनल, श्योरिटी में इम्पोज सर्टेन कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंटिल दोज कंडीशन आर मेट द श्योरिटी शैल नॉट बी लाइबल। तो श्योरिटी क्या करेगा, सर्टेन कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इम्पोज कर सकता है, जब तक कि वो कंडीशन मेट नहीं होगी, वो पूरी नहीं होगी, तब तक श्योरिटी लाइबल नहीं होगा। अब देखिए जो हमने ये कवर किया, ये लाइन कि कंटिन्यूस हो सकती है, फिक्स हो सकती है, तो जनरली ये आपको काइंड ऑफ गारंटी में पता चल जाएगा, जो कि आज का लास्ट पार्ट है। फिर अगली वीडियो से कवर करेंगे बाकी के सेक्शन, जिसमें आपको रिवोकेशन दिख जाएगा, देखिए 130, 131, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, इस तरीके से आगे पार्ट दिख जाएंगे, और आपके गारंटी और इंडेमनिटी में क्या डिफरेंस है वो आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। तो देखिए लास्ट पार्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग गारंटी है। स्पेसिफिक गारंटी का मतलब क्या हो गया, जो सिंगल डेट या स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। जैसे आपको पता है कि किसी पर्सन ने एक बार गारंटी दी, उसके बाद आगे के लिए वो गारंटी नहीं दे रहा, तो ये बोल रहा है लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी कम्स टू एंड व्हेन द गारंटीड डेट इज ड्यूली डिस्चार्ज और द प्रॉमिस इज ड्यूली परफॉर्म। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी कब एंड होगी, जब गारंटी डेट जो भी है उसने लिया है, उसने जो भी गारंटी दी है वो पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाता है ढंग से, या प्रॉमिस क्या हो गया, परफॉर्म कर दिया गया। देखिए सीधी सी बात है, अगर प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करा तो उस केस में श्योरिटी की लाइबिलिटी आ जाती है और श्योरिटी को पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि एक्स ने किसको गारंटी दी, वाई को, ठीक है। अब वाई जनरली क्या करता है, जेड को डिलीवर करता है गुड्स। यहाँ पे दे रखे हैं 5 बैग्स ऑफ फ्लोर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
5 बैग्स ऑफ फ्लोर। ये क्या कर रहा है, वाई जेड को डिलीवर कर रहा है, तो वाई क्या हो गया, क्रेडिटर। देखिए ये समझना जरूरी है एग्जांपल, क्योंकि आता नहीं तो क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। जेड आपको पता है कि जनरली क्या है, प्रिंसिपल डेटर है। एक्स क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है, तो एक्स क्या है, श्योरिटी। अब ये पर्टिकुलर सिर्फ इस 5 बैग ऑफ फ्लोर के लिए ही गारंटी दे रहा है, इसके आगे की गारंटी नहीं दे रहा। तो आपको पता है कि स्पेसिफिक गारंटी हो गई। एक्स गारंटी पेमेंट टू वाई ऑफ द प्राइस ऑफ 5 बैग्स ऑफ फ्लोर टू बी डिलीवर्ड बाय वाई टू जेड। वाई जेड को डिलीवर्ड करेगा, तो वाई को किससे पैसे लेने हैं, जेड से लेने हैं। अगर जेड डिफॉल्ट करता है तो इसकी गारंटी किसने दे दी, एक्स ने दे दी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो हो गया वो एक्स और जेड के बीच में है, ठीक है, एक तरीके से। और बोल दिया कि नहीं सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो एक तरीके से एक्स और वाई के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि श्योरिटी क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है। वैसे तो तीनों के बीच में होता है, आपको मैंने बताया 3 बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर अगर जेड डिफॉल्ट करता है तो जो पैसे हैं वो जनरली कौन देगा, एक्स देगा। अगर जेड वाई को पेमेंट नहीं कर पाता तो पैसे कौन देगा, अमाउंट कौन देगा, एक्स देगा। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है एंड टू बी पेड फॉर इन ए मंथ। यहाँ पे क्या बोल दिया कि जेड जो अमाउंट पे करेगा वो 1 महीने में पे कर देगा। वाई डिलीवर 5 बैग्स टू जेड एंड जेड पे फॉर देम। जेड ने क्या कर दिया, उसके लिए पे कर दिया। अब आपको पता है कि जेड ने उस 1 महीने के अंदर पे कर दिया, तो उस केस में जो एक्स ने गारंटी दी थी, तो एक्स की जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि सामने वाले ने क्या कर दिया, अपना काम ढंग से परफॉर्म कर दिया। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक गारंटी बिकॉज एक्स इंटेंडेड टू गारंटी ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द फर्स्ट 5 बैग्स ऑफ फ्लोर टू बी डिलीवर्ड एट वन टाइम। सीधी सी बात है, 1 महीने में वो 5 बैग्स ऑफ फ्लोर डिलीवर करने थे। जैसे वो डिलीवर हो गए तो एक्स की लाइबिलिटी भी खत्म, ठीक है। लेकिन अगर जेड पे नहीं कर पाता तो एक्स को तो वाई को देने ही पड़ते। तो वो हो गया स्पेसिफिक गारंटी का पार्ट, सिर्फ 5 बैग्स ऑफ फ्लोर के लिए। लेकिन कंटिन्यू में क्या बोल दिया, एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन तक वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ए कंटिन्यूइंग गारंटी। ए शॉर्टेज लाइबिलिटी कंटिन्यूस अंटिल द रिवोकेशन ऑफ द गारंटी। जब तक गारंटी रिवोक नहीं होती है तब तक ये चलती रहती है। अब देखिए रिवोकेशन कैसे होगी वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। नोटिस की वजह से श्योरिटी की डेथ हो गई तो वो रिवोक हो सकती है। आपको पता है कि जिसने गारंटी दे दी उसी की डेथ हो गई तो वो रिवोक हो जाएगी, ठीक है, यानी गारंटी हट जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि वो पर्सन ही नहीं है जो गारंटी देने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूइंग गारंटी चलती रहती है, कब तक, जब तक कि गारंटी जो गारंटर है, जो श्योरिटी देने वाला है वो जिंदा है। उसने नोटिस दे दिया कि अब मैं गारंटी नहीं लेने वाला, तो नोटिस भी दे सकता है। ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएंगे आगे अगली वीडियो में। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, ए इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी इन कलेक्टिंग द रेंट ऑफ बी जिम्मेदारी। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, बी का एक मान लो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो गई, लैंड हो गया, जिस पे जनरली वो किसको अपॉइंट कर रहा है, सी को अपॉइंट कर रहा है। लेकिन उसकी गारंटी कौन दे रहा है, ए गारंटी दे रहा है कि क्या है, सी एक अच्छा पर्सन है जो कि रेंट कलेक्ट करेगा, भगेगा नहीं कहीं भी। अगर वो रेंट कलेक्ट करता है तो सीधा आपको ही देगा। लेकिन मान के चलिए किसी पर्टिकुलर मंथ में सी रेंट कलेक्ट नहीं कर पाया और बी को पे नहीं कर पाया, तो उस केस में गारंटी किसकी बनेगी, श्योरिटी किसकी बनेगी, ए की। लाइबिलिटी किसकी बनेगी, ए की लाइबिलिटी बनेगी। तो ये कंटिन्यूइंग हो गई, क्यों, क्योंकि हर मंथ क्या करना है, सी को रेंट कलेक्ट करके बी को पे करना है। लेकिन अगर वो किसी मंथ में पे नहीं कर पाता तो उस केस में श्योरिटी की गारंटी बन जाएगी, श्योरिटी की लाइबिलिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे ए की लाइबिलिटी बन जाएगी बी को देने की। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ए इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी, बी ए को लगाएगा जॉब पे, इन कलेक्टिंग द रेंट ऑफ बी जमींदारी, बी के जमींदारी के रेंट के कलेक्ट करने के लिए सी को लगाया गया है जॉब पे। तो देखिए ए इन कंसिडरेशन, अब यहाँ से पढ़िए, प्रोमिसेस बी, ए ने प्रॉमिस किया बी को टू बी रेस्पॉन्सिबल टू द अमाउंट ऑफ रुपीज 5000 फॉर द ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट बाय सी ऑफ दोज रेंट। तो इसका मतलब क्या है, सी बी के बिहाफ पे रेंट कलेक्ट करेगा। अगर सी कोई डिफॉल्ट करता है तो उस केस में ए ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ए ने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको पे कर दूंगा अगर सी कोई डिफॉल्ट करता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी हो गई, क्योंकि ये चलती रहेगी चलती रहेगी। वैसे देखिए, ए गारंटीज पेमेंट टू बी ए टी डीलर टू द अमाउंट ऑफ $100 फॉर एनी टी ही मे फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई टू सी। देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि बी क्या कर रहा है, सी को टी सप्लाई करने का काम करता, लेकिन उसको लग रहा है शक कि ये पे नहीं कर पाएगा। उसी बिहाफ पे देखिए ए आ गया, सी का एक फ्रेंड था, जो सी का और बी का एक कॉमन फ्रेंड था, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था यही। तो यहाँ पे देखिए जनरली क्या होगा कि ए गारंटी दे रहा है बी को और बोल रहा है कि अगर ये पेमेंट नहीं कर पाता तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे श्योरिटी कौन हो गया, ये हो गया इस एग्जाम्पल में। तो देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है, बी सप्लाई सी विद द टी टू अबाउ द वैल्यू ऑफ $100 एंड सी पे बी फॉर इट। ये नॉर्मल पार्ट हो गया। देखिए मान के चलिए कि सी ने $150 की टी मंगवा ली और उसका पेमेंट भी कर दिया। तो उस केस में देखिए आपको पता है कि ए की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनी,
लेकिन उसके बाद आपको पता है आफ्टरवर्ड बी सप्लाई सी विद द टी टू द वैल्यू ऑफ $200, सी फेल टू पे। अगले पार्ट में क्या हो गया कि $200 तक की टी सी ने मंगाई, किसने मंगाई, सी ने मंगाई, और आपको पता है कि बी ने उसको डिलीवर कर दी, लेकिन सी उसका पेमेंट नहीं कर पाया। तो ये देखिए, गारंटी गिवन बाय ए वाज कंटिन्यूइंग गारंटी एंड ही इज अकॉर्डिंगली लायबल टू बी टू द एक्सटेंट ऑफ $100, क्योंकि यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट क्या डिसाइड हुआ था कि ए जो गारंटी देगा वो ओनली $100 तक की ही देगा। कितने तक की देगा, $100 तक की, जबकि सी ने जो डिफ़ॉल्ट किया है वो $200 का किया है। तो मैंने क्या बताया, एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम भी हो सकता है कि 6 महीने की गारंटी दूंगा, 1 साल की गारंटी दूंगा। तो आपको पता है कि कंटिन्यूइंग गारंटी में 6 महीने 1 साल ये भी चल सकता है और एक फिक्स अमाउंट भी चल सकता है। तो जो श्योरिटी है उसने गारंटी कितने डॉलर की दी है, उसने ओनली $100 की गारंटी दी है कि जो भी ट्रांजेक्शन अगर फेल हो जाता है सी के बिहाफ पे तो मैं कितने की गारंटी दूंगा, ओनली $100 तक की गारंटी दूंगा। तो ही इज़ अकॉर्डिंगली लायबल टू बी टू द एक्सटेंट ऑफ $100। तो $100 की गारंटी है, लेकिन ये कंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि जब भी सी डिफ़ॉल्ट करेगा तो ए को पैसा देना पड़ेगा, कितने का, $100 तक का पैसा देना पड़ेगा जब भी सी डिफ़ॉल्ट करेगा। अब देखिए अगले पार्ट में आपका क्या आ जाएगा कि रिवोकेशन कैसे होती है, डिस्चार्ज क्या होता है, फिर उसके बाद राइट क्या है श्योरिटी के, और उसके बाद आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।